सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़ाहिर है सियासत में तो हर दिन एक नया दिन होता है। मुस्लिम लीग नून वैसे तो हम देखें अगर मुस्लिम लीग के कायद जो हैं वो तो लंदन में मौजूद हैं और शहबाज शरीफ साहब की भी आने की खबरें तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है मार्च में पता चलेगा कि आखिर मुस्लिम लीग नून क्या प्लान कर रही है। लेकिन आज जो एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की आपने सुनी भी, और वो ये कह रहे हैं कि जो साल 2020 है वो इलेक्शन का साल है और फिर उनकी मियाँ नवाज शरीफ से उनका रब्ता भी हुआ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको हौसला दिया, उनसे ये कहा कि वो बिल्कुल हिम्मत रखें और अपना जो उनका मकसद है वो उसमें लगे रहें। और ज़ाहिर है वो भी इस बात से बड़े खुश हुए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। ज़ाहिर है एहसन इकबाल साहब जिनको अभी ही उनकी ज़मानत हुई है, शाहिद खान अब्बासी साहब की भी ज़मानत हुई 2 रोज़ पहले ही, और एहसन इकबाल साहब जो नारोवाल सिटी कॉम्प्लेक्स जो केस था जिसमें खुद बुर्द के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, अब उनकी जो है वो जमानत हो गई है। तो अब ये तमाम तरह सूरत हाल है। नून लीग की स्ट्रेटेजी क्या है, नून लीग क्या सोच रही है, अपोजिशन एहतजाज या नहीं, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, MP हैं, पंजाब की ताल्लुक़ रखती हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मियाँ तारिक फजल चौधरी साहब MNA हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम तारिक फजल साहब से भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। सर बात तो की जा रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, मार्च में ही वापस आ रहे हैं, आप क्या बताएंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं? देखिए सब जानते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में इसका क्याम है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से है। डॉक्टर्स ने 2 दफ़ा प्रोसीजर्स की, इससे पहले इंडिकेशन दी है कि वो प्रोसीजर्स उनके होने हैं। जाहिर है ये शरीफ फैमिली का एक बहुत बड़ा कंसर्न है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत, और उस हवाले से पाकिस्तान में मेडिकल बोर्ड्स तश्कील दिए गए, जो डॉक्टर्स ने मुआयना किया, सबकी ये राय थी कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस है, उन्हें बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। और अब जब इंशाल्लाह उनकी जो जिन प्रोसीजर्स की बात की जा रही है ये जैसे ही मुकम्मल होते हैं तो शहबाज साहब इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वापस आएंगे। अच्छा, मियाँ साहब तबीयत की आपने बात की, तो मियाँ साहब की ज़मानत तौसीक़ की दरख्वास्त थी, वो तो पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी, और ये भी अब हुकूमत इरादा रखती है कि अब ज़ाहिर वो कोर्ट से रुजू करेगी मियाँ नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने के हवाले से। नून लीग की क्या स्ट्रेटजी है इस तमाम तर सिचुएशन में? देखें, जो पंजाब हुकूमत ने और पंजाब की काबीना ने ये जो हरकत की है, मैं ये समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर ये बहुत अफसोसनाक हरकत है। सियासत में एक तहजीब होती है, एक वफादारी होती है, और इस वक्त मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो मसाइल हैं वो इस कदर शदीद हो चुके हैं, एक आम आदमी की जिंदगी इस कदर मुश्किल हो चुकी है, और वो अब जो PTI के या हुकूमती नुमाइंदे हैं, पब्लिक में उनके लिए जाना मुश्किल हो गया। अभी जहांगीर तरीन साहब जिस तरह गए और लोगों ने चीनी चोर के नारे लगाए, कल्चर इन्हीं लोगों को दिया हुआ है। पहली बात तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि अब जब ये मसाइल इनसे हल नहीं हो पा रहे तो उसका तरीका इन्होंने ये ढूंढा है कि इस तरह के हरकतें करके लोगों की तवज्जो और जो मौजूद गुफ्तगू है उसे तब्दील किया जाए। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है, उनका इलाज यहाँ पे हो रहा है या लंदन में हो रहा है, उससे एक आम आदमी को कितना सरोकार है जिसका 15, 18, 20, 30 हज़ार रुपये में अब गुजारा नहीं हो रहा, 20,000, 18,000 रुपये बिजली गैस का बिल आ रहा है। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये यानी अभी आटा काम, बिजली अपना चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, तो ये कोई भी ऐसे इशू नहीं है आवाम का, लेकिन सिर्फ इन्होंने कुछ जाहिर है कुछ इनकी अपनी लेकिन सोच और तरबियत है कुछ। आपकी बात ठीक है तारिक साहब के मियाँ साहब के आने से तो महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली नून लीग या फिर दीगर अपोजिशन जमातों को किरदार तो अदा करना होगा। तो अब ये तमाम तो महंगाई की वजह से एहतजाज की बात है, क्या प्लानिंग कर रही है नून लीग? जो APC बुलाने की बात है और जो दीगर स्ट्रेटेजी की बात है, क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की? देखिए, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये अफवाहें कहाँ से फैलाई जाती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग में या नून लीग की क़यादत में कोई नाराजगी है या कोई इख्तिलाफ है। धरना दिया था मौलाना साहब ने, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी और प्लानिंग थी। हर जमात की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो हमने धरने से, हमारा एक डेलीगेशन 4 रुकनी पेशावर में जो जमीयत उलमा इस्लाम का मरकजी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे जाके हमने उनसे सारी डिस्कस की थी। मैं खुद भी इस मौके पर मौजूद था। अच्छा। मियां नवाज शरीफ साहब का खत हम लेके गए थे
ऐसी कोई इख्तलाफी बात है नहीं जो मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है या फैलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ये अपोजिशन अभी तक अपना काम कर रही है और स्ट्रेटेजी जो है वो इंशाल्लाह कुछ हर जमात अपने तौर पे दी और इससे पहले भी जो मुतहदा अपोजिशन का एक फोरम है उस पर जो डिसीजन हुए हैं जी उसी तरह की स्ट्रेटेजी दोबारा भी इंशाल्लाह तैयार होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी दोबारा तैयार होगी। सर मैं आपको रोकूंगी। आपने तो ये कहा कि मौलाना साहब से कोई नाराजगी नहीं है, ये मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं, चले मैंने मान लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात, फिर आप लोगों के बयानात और फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन लीडर हैं, आते नहीं हैं, गैर हाजिर हैं, तो क्या ये बयानात से हम ये समझ लें कि आप लोग एक ही पेज पर हैं? देखिए, बात यह है कि बयानात की एक जुमला पकड़ लेने से होती है और न ही आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जनाब दो जमातों के अंदर गलतफहमी पैदा हो गई है। पीपल्स पार्टी एक अपनी सियासी जमात है, उसके अपने नजरियात हैं, हम एक अलग सियासी जमात है, हमारी अपनी सियासी अतवार है, हमारे अपने सियासी नजरियात हैं। ये बात एक मुसलमान हकीकत है। और आप हमारी अपनी जमात के अंदर लीडर अपनी जमात की पॉलिसियों की तनकीद भी करते हैं। ये एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है, डेमोक्रेट्स हैं हम लोग, और ये आपको पता है इस बात का कि हमारी सीनियर क़यादत जब बैठती है तो आपस में इख्तिलाफ राय भी होता है। तो अगर दूसरी जमात के एक शख्स ने अगर कोई जुमला बोल दिया है तो उससे कहाँ ये बात आ जाती है जनाब कि इनमें कोई बहुत बड़ा कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया। लेकिन वैसे साहब ने वो जो बयान दिया था उन्होंने उसकी दोबारा मैं कल देख रहा था कि उन्होंने उसकी तस्वीर खुद ही बयान की है कि मैंने माजी की किसी सियासत का जिक्र किया था और मैंने कोई के खिलाफ बयान नहीं किया। ठीक है सर, मैंने बिल्कुल मान लिया, कोई इख्तलाफ नहीं है किसी किस्म का, ऑपोजिशन मुत्तहिद है। सर, लंदन प्लान 2020 की बातें की जा रही हैं कि एक लंदन प्लान जो 2014 में हुआ था, ऐसा ही कोई लंदन प्लान बन रहा है कि चौधरी निसार भी वहाँ हैं और चौधरी शुजात हुसैन से भी राब्ते हुए, बातें हुई, तो क्या ऐसा कोई प्लान बनने के इम्कानात हैं? क्या वाकई ऑपोजिशन कोई एहतजाज, कोई धरना देगी हुकूमत के खिलाफ? देखिए, मीडिया को ज़ाहिर है इस तरह की खबरें चाहिए होती हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर है प्रोग्राम अपने करने हैं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन सियासी लोग ज़ाहिर है आपस में मिलते भी हैं, राब्ते भी होते हैं, इसको कोई आप नहीं दस क्यास नहीं कह सकते। लेकिन मैं किसी मुलाकात की ना तो कोई तस्दीक कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फलां की मुलाकात फलां से हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, अगर उनसे लोग मिलने आते हैं, कोई भी, मैं सिर्फ ये नहीं बात जो दो नाम आपने लिए हैं की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर हम मिलेंगे, होता है आगे मुस्तकबिल की हुकूमत बनाई जाती है तो उसको आप कहें कि जनाब को खास कोई वो है कि जी एक वक्त में बैठ के सारे सार जोड़ के कुछ ऐसी कोई साजिश कर रहे हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन राब्ते मुलाकातें हैं तो सियासी लोग इसके बगैर आप बताएं वो क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, लेकिन उस्मा साहिबा आपकी इजाज़त से पहले मैं सवाल जरा पीजे मीर साहब से कर लूँ, फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। पीजे मीर साहब, अभी आपने तारिक फैसल साहब की गुफ्तगू सुनी, वो तो कह रहे हैं कि जी ना ही कोई इख्तलाफ है, ना ही कोई नाराज़ है, ना ही हम किसी को मना रहे हैं। आप एक ज़ाहिर सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? इतना ही सब कुछ ठीक है जितना उन्होंने बताया? देखिए, जेनेटिकली पीएमएल और कोई भी पीएमएल हो, लेकिन फैक्शंस को आप छोड़ दें, पीएमएल और पीपल्स पार्टी ये दो नज़रियाती पार्टीज़ हैं और इनका इख्तलाफ आपने देख लिया कि गवर्नमेंट में भी था जिसमें पीएमएल एन निकल आई थी, इनके साथ जब अलायंस पार्टनर्स थे, ये गवर्नमेंट से बाहर आ गए। तो अपोजिशन के अंदर आपने देख लिया कि लॉन्ग मार्च के ऊपर भी डिलिब्रेशंस हुई, वहाँ भी फ्रैक्चर्स आपको नजर आए। तो इन दोनों पार्टीज के अंदर जो मर्जी कर ले, एक ट्रस्ट फैक्टर है और जो मिसट्रस्ट फैक्टर है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, बिकॉज ये दोनों चले जाएंगे आगे, लेकिन आगे पता नहीं है कौन किसको छोड़ जाएगा। सो बेसिकली ये जो कहना कि हमारे इख्तलाफ नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टू कवर अप के हमारे कोई नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पार्टीज को इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि हम इस गवर्नमेंट को डिसलॉज कैसे करें। दैट इज द बेसिस ऑफ इट। इन्होंने पहले कोशिश की और यही पार्टीज हैं जो कि आपको पता है कि सुबैया इन्होंने कहा नहीं जी लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, ये भी बुरी से बुरी जमहूरियत भी अच्छी है, और फिर इन्होंने ही एक कोशिश की कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक गलत बात है। खुद
जब भी कोई आता है वो फिर इलेक्ट होके आता है, ये सिलेक्ट होके, तो इन्होंने वो भी कॉनोटेशंस इस्तेमाल किए। सो मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली इस वक्त ना तीतर है ना बटेर है, इनको समझ नहीं आ रही। एक की लीडरशिप बिल्कुल आप कह लें कि लंदन में बैठी हुई है, वो समझ नहीं आ रही है। इंटरनल इख्तलाफात बिल्कुल हैं, क्योंकि देखें मरियम ज़बरदस्त एक मैं समझता हूँ खातून है, ज़बरदस्त उन्होंने एक पॉलिटिकल रोल प्ले किया है फॉर नवाज शरीफ, किसी और ने नहीं किया। लेकिन पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स हैं और जो आप कह लें सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, चौधरी निसार जैसे, जफर अली शाह जैसे, वो साइड लाइन पे हो गए कि देखो हमारी इतनी खिदमत है, तो ये भी अंदरूनी इख्तलाफात भी अपनी जगह हैं। ये और भी हैं कई लोग। राइट राइट, बिल्कुल सही। और ये चीजें जो है ये आगे अब प्ले कर रही हैं इन अ लार्जर सर्कमस्पेक्ट। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं और ज़ाहिर दोनों पार्टीज़ के इख्तलाफात भी हैं। उज़मा साहिबा, फ़िलहाल तो ज़ाहिर आप लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि जो पार्टीज़ हैं, अपोजिशन की बड़ी पार्टीज़ हैं, फ़िलहाल तो वो एक पेज पर नज़र नहीं आती, कोई ऐसा एहतजाज, कोई ऐसा धरना। लेकिन जो सूरत हाल मुल्क की मईशत की है, जो महंगाई की है, वो तो मौका दे सकती है। आप लोगों ने कोई ऐसे मेजर्स अभी तक हमें नज़र नहीं आए। थोड़ी बहुत अगर प्राइस कम भी हुई हैं तो लोग परेशान हैं अभी भी महंगाई से। जी सुमैया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आप इनकी दोनों स्टेटस को पार्टीज़ की स्ट्रेटजी की बात कर रही थी। स्ट्रेटजी तो शरीफ ख़ानदान की एक ही है कि किस तरह हमने अपनी जायदादें जो हैं बचानी हैं, और बाकी सारी पार्टी को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ऊपर से अब वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब पैसे पे वहाँ लंदन जाके तो वहाँ पे पार्टीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे वो पंजाब में आते साथ ही जो बड़के लगानी शुरू कर दी हैं आपके बेबी बिलावल ने कि जी ये तो नून भी सिलेक्टेड है। क्योंकि मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जल्दी आ जाएं तो अच्छा है, वरना तो चढ़ाई करके तो कहीं ऑपोजिशन लीडर ही ना चली जाए उनकी, क्योंकि बिलावल पर तोल रह बैठा वहाँ पे। अच्छा। तो ये आपस में इनके बड़े तफरके, आपस में इंटरनली भी ये इनका इंतशार है और इनके डिविजन्स हैं, और आप एक दूसरे के भी ये जो है इंटरेस्ट जो है ना, जब इनका कॉमन होता है तो वो और बात है। फिलहाल इनका शिराजा सबका बिखरा हुआ है। अच्छा। ये हद हो गई कि उनको मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाना पड़ा और उनके पीछे खड़ा होना पड़ा, और अब उनकी भी छुट्टी करा दी है, वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं इनसे। तो आपने देखे महंगाई की बात की, सबसे ज़्यादा इदराक महंगाई का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को है, और ये तो महंगाई होनी थी क्योंकि हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंटेंसिव केयर में हमारे फंडामेंटल्स पड़े हुए थे उसको अब बहाल करके हम वार्ड में लेके आए हैं, और हमारे सारे इंडिकेटर्स अब पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज़ की आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, चाहे वो ADP हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो मूडीज़ हो, चाहे वो फिच हो, चाहे वो JP मॉर्गन हो, सारे जो रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज देखनी पड़ती है। आपने कहा इदराक हो गया है, देर से हुआ है वज़ीर आज़म को इदराक। वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं था महंगाई हो गई है। जब उनको पता चला कि कौन है ज़ख़ीरा अंदोज़, ये कौन लोग हैं, जब उनको मालूम हुआ, और वो बहुत देर से हुआ। लोग अगर 30-30 रुपए बढ़ा के आप लोग 3 या 6 रुपए कम करेंगे तो कोई फायदा नहीं पहुंचना आवाम को। सुमैया, आपका अगर मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो आपका डॉलर आज 300 रुपए का होता। आपको लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आपकी इकोनॉमी जो है वो 85% इनडायरेक्ट टैक्सेस से चल रही थी। आपको डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ 1% लोग देते हैं इस मुल्क में। अभी कितना रेवेन्यू जमा हो गया है? टैक्स रेवेन्यू तो वो हुआ ही नहीं। खुद आप लोगों ने बताया IMF को, जो आप लोगों ने खुद मुकर्रर किया था, आप तो वो ही नहीं पूरा कर पाए। नहीं, वो हमने उनको यही कहा है कि जो उनका हदफ उन्हें हमें दिया था वो कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो नहीं हम इतना कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमने काफ़ी हद तक उसको अचीव किया है। हमने फाइलर्स जो हैं वो 16 लाख से हम 26 लाख तक लेके गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा हर महीने जो है वो जो एक टैक्स का जो एक टारगेट है वो अब पूरा स्लोली। क्या टारगेट है मैम आपका? अब पहले तो 550 अरब था, अब क्या टारगेट है आप लोगों का? मेरे ख्याल में हम 450-500 से आगे बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, और आहिस्ता आहिस्ता हमने IMF को भी कन्विंस कर लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।